हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2025 में आप हिंदी का पेपर देने जाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर है यह आपका वायरल पेपर ऐसा है जो कि आपको 24 फरवरी की परीक्षा में देखने को मिलेगा। यानी 24 फरवरी को आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसमें ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 801 DA, और इस कोड नंबर का पेपर सबसे अधिक वायरल है। यानी 801 DA कोड नंबर का पेपर सबसे अधिक वायरल है। एक एक प्रश्न को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 24 फरवरी की परीक्षा में आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, किस प्रकार से आप लिखेंगे तो परीक्षा में अधिक मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। एक एक प्रश्न को यहाँ पे लिखा गया है, किस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है यह भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको अपना पेपर कैसे पास करना है, ठीक है ना। आप अपनी परीक्षा कैसे पास करेंगे, कम पढ़कर भी आप अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है और आप परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर पा सकते हैं, यह सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, आपको लिखने के तौर तरीके से आप अपनी परीक्षा में नंबर कैसे पढ़ सकते हैं, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को आपको समझाने वाले हैं। और यह पेपर आपका सबसे अधिक वायरल पेपर है और यह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए है। यानी उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले से हैं तो यह सभी जिले के लिए है। ठीक है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल देखकर और आप 70 में 70 पक्का कर लीजिए। परीक्षा में आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और यहाँ पे आपको अपना सही सही रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको अपना सही सही नाम लिख लेना है। पेपर का जो समय निर्धारित किया गया 3 घंटे 15 मिनट का, नोट में क्या कह रहा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी शुरू का 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए और बाकी का जो समय है 3 घंटे में आपको पेपर लिखना है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करेंगे तो 3 घंटे से पहले ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न को आपको करना है। ठीक है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। यानी यह 2 खंड में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ के 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। यानी खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनका आंसर आपको OMR पर देना है और वो आंसर आपको नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से देना है। ठीक है, यानी आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। यानी खंड अ के जितने प्रश्न होंगे उसका आंसर केवल और केवल आपको OMR पर देना है। फिर क्या कह रहा है, OMR पर उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। यानी जब आप आंसर दे देते हैं तो उस आंसर को कट नहीं करना है, उसे इरेज नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का है वह उसके सामने दिया गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी जो खंड ब है वह 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी उसमें आपको सभी प्रश्नों के बारे में लिखना है और खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। यानी आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको एक सीक्वेंस में देना है, प्रश्न नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। यानी आपको प्रश्न नंबर 1 से शुरू करना है और अंत तक करते जाना है, और जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। यानी अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उस पर आपको अपना समय व्यतीत नहीं करना है। तो यह बोर्ड द्वारा कुछ निर्देश थे जिसका पालन आपको अपनी परीक्षा में करना है। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यह सभी प्रश्न आपको 24 फरवरी को आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक प्रश्न को बिल्कुल नोट करके याद कर लीजिए। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की जो वायरल वीडियो है आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी बेहतर जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से चालू होता है आपका खंड अ, बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे।
ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है शुक्ल युग, सेकंड ऑप्शन है द्विवेदी युग, थर्ड ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग, फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। अगला है आपका गबन की विधा है, ठीक है, गबन की विधा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चलिए 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है नाटक, सेकंड ऑप्शन है एकांकी, थर्ड ऑप्शन है उपन्यास और फोर्थ ऑप्शन है कहानी। तो गबन की जो विधा है वह है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद कंकाल के लेखक हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 1 नंबर का है, ठीक है। यानी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वह सभी क्या हैं? 1 नंबर के हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए, कलम का सिपाही कृति है, ठीक है ना, कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। तो कलम का सिपाही यह जो कृति है वह है अमृत राय की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, शुक्ल युग की समयावधि है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1850 से 1900 तक। और आपसे शुक्ल युग की समयावधि पूछा हुआ है, तो शुक्ल युग की जो समयावधि थी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है? साकेत रचना है, साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सेकंड ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, फोर्थ ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की। तो साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है? महादेवी वर्मा कवित्री हैं, ठीक है ना, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रगतिवाद युग की, सेकंड ऑप्शन है द्विवेदी युग की, थर्ड ऑप्शन है छायावाद युग की और फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगवाद युग की। तो महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है? यहाँ पे गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, सेकंड ऑप्शन है बिहारी की, थर्ड ऑप्शन है भूषण की और फोर्थ ऑप्शन है मतीराम की। तो गंगा लहरी जो रचना है वह है पद्माकर की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिक काल का समय सीमा है। फर्स्ट ऑप्शन है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से अब तक। तो देखिए, जो आधुनिक युग की जो सीमा है वो है 1843 ईस्वी से अब तक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। नहीं शब्द पे आपको ध्यान देना है। निहार यह महादेवी वर्मा की रचना है, सांध्य गीत यह भी महादेवी वर्मा की रचना है और दीप शिखा यह भी महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है और आपसे नहीं पूछा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है? हास्य रस का अस्थाई भाव है, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है आपका हास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। रति भी नहीं होता, निवेद भी नहीं, विस्मय भी नहीं, हास होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है? देखिए यहाँ पे पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, सोरठा छंद में चरण होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 1। तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या है? उपदेश, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है उ, सेकंड ऑप्शन है अ, थर्ड ऑप्शन है उप और फोर्थ ऑप्शन है अन। तो इसमें उप उपसर्ग है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के भेद हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 2। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या है? हानि लाभ में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो हानि और लाभ और हानि और लाभ, तो इसमें जो समास होगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है, मछली का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन है द्विज, सेकंड ऑप्शन है मीन,
थर्ड ऑप्शन है रसना और फोर्थ ऑप्शन है मूड। तो मछली का पर्यायवाची है मीन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? फर्स्ट ऑप्शन है अयादि संधि, सेकंड ऑप्शन है दीर्घ संधि, थर्ड ऑप्शन है यण संधि और फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो यद्यपि में आपका यण संधि है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा हुआ है देखिए। प्रश्न नंबर 19 है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है मधुने, सेकंड ऑप्शन है मधुना, थर्ड ऑप्शन है मधुनी और फोर्थ ऑप्शन है मधुनी। ठीक है, तो यहाँ पे मधु शब्द का जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जो रूप होगा वह हो जाएगा मधुनी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए। पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम पुरुष बहुवचन, सेकंड ऑप्शन प्रथम पुरुष द्विवचन, थर्ड ऑप्शन प्रथम पुरुष एक वचन और फोर्थ ऑप्शन मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो यह हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो यह आप सभी के लिए यह था बहुविकल्पी प्रश्न। इस वीडियो के अंत में हम यह भी बताएंगे कि आपको परीक्षा कैसे पास करना है, आपको कैसे लिखना है, यह सारी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तब आप कैसे परीक्षा पास करेंगे, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं और वह निश्चित ही रूप से आप सभी के लिए बहुत ही अत्यधिक फायदेमंद होगा। तो यह बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे और सारी बातें आपको बताएंगे। A to Z जो टिप्स है आज आपको बिल्कुल बता कर ही आपको परीक्षा में भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए खंड ब चालू होता है और यह सभी आप सभी के लिए वर्णनात्मक प्रश्न है। यह 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे जो कि खत्म हुए। अब यहाँ से आपका वर्णनात्मक प्रश्न होता है चालू। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा हुआ है आप सभी से। खंड ब का प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है। टोटल प्रश्नों की संख्या 3 है और यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और यह देखिए यह अथवा में है, तो दोनों में से किसी एक ही का आंसर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं और फिर बताते हैं आपको लिखना कैसे है। क्या दिया हुआ है गद्यांश? आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको यह अमरत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ठीक है, यह आपका गद्यांश है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए और थर्ड है लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले का आंसर देखते हैं और देखिए लिखना कैसे है यह भी आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आंसर। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी खंड है आपको डालना है खूब बढ़िया से, जैसे खंड ब और फिर ऐसे लाइनिंग करना है आपको स्केल की सहायता से। फिर आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न है तो वर्णनात्मक प्रश्न और खूब बढ़िया से आपको अंडरलाइन करना है स्केल की सहायता से। ठीक है ना, फिर आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है ना, उसके बाद जो भी आपका गद्यांश है उस गद्यांश को आप ऐसे लिखेंगे, आज हम इसी निर्मल, फिर डैश 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 करके और लास्ट की जो लाइन है वह लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, फिर पहले में आपसे संदर्भ पूछा हुआ है तो संदर्भ को लिखेंगे। अब संदर्भ में देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है ना, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए इस बच्चे ने क्या और गलती किया हुआ है, आपको क्या करना है, दोनों साइड जैसे इधर लाइनिंग किया गया है, जब आप इधर लाइनिंग करेंगे तो देखिए इधर भी छपा हुआ है, देखिए यह लाइनिंग दिख रही होगी आपको, तो इसी के बीच में लिखना है, यानी यह बिल्कुल आपको लास्ट तक नहीं जाना है। ठीक है ना, आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे लाइनिंग देखिए खींचा गया दिख रहा है, जब अगले पेज पे आप खींचेंगे तो वह यहाँ पे छपता है, देखिए यहाँ पे खींचा हुआ है तो यह छपा हुआ है। तो आप इतने के बीच में जब लिखेंगे तो आपका जो पेज होगा, नंबर ऑफ पेज, वह बढ़ेगा। ठीक है ना, और देखने में अच्छा भी लगेगा। यह आगे पीछे नहीं लिखते हैं, यह बातें आपको ध्यान में रखना है परीक्षा में। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोला हुआ है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उसका भाव देखिए यहाँ पे, देखिए व्याख्या जो है, देखिए क्या कहा हुआ है। भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का यहाँ पे एक ही उदात्त भाव का
देखिए समावेश, एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। अब देखिए अगला आपसे बोला हुआ है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है ना, तो देखिए अब उसका आंसर देखिए, उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। ठीक है ना, तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखिए जब भी यहाँ पे अथवा में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, अथवा में भी यह दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक ही को करना है। क्योंकि यह जिस बच्चे ने किया है तो दोनों में से किसी एक का आंसर देना था, तो उसको ऊपर वाला आसान लगा तो उसने ऊपर वाले प्रश्न का आंसर दिया। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला क्या है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। और यहाँ पे भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो इस पैराग्राफ को यानी इस गद्यांश को आपको खुद करना है। ठीक है ना, इस पेपर का उद्देश्य यही है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके साथ शेयर कर दूं और साथ ही साथ आपको लिखने का तरीका और जो टिप्स है वो आपको बता दूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या पूछा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को तो यहाँ पे देखिए, अब जब अगला प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जब भी लिखेंगे, जैसे यह प्रश्न आपका यहाँ पे समाप्त हुआ तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 से 4 लाइन का गैप करके अगला प्रश्न चालू करना है। ठीक है ना, क्या करना है, यहाँ पे खत्म हुआ तो कम से कम 4 लाइन का गैप करके अगला प्रश्न आपको चालू करना है। अब यहाँ पे आप अगले प्रश्न का क देखिए क्या है प्रश्न, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कहीं समुझाए सौह दे, बूझत सांच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष हैं कैसो किह रसमय अभिलाषी। ठीक है, तो यह आपका क्या दिया हुआ है, आपका पद्यांश है। ठीक है, और भी आगे भी देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। आगे देखिए क्या कह रहा है, पावे गो पुण्य कियो अपनो, जो रय कर गो गासी, सुनत मौन हैं रह्यो बावरे, सुर सबे मतिनासी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछा हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ हम लोग देखते हैं कि संदर्भ क्या होगा इसका। ठीक है ना, संदर्भ इसका क्या होगा, सबसे पहले संदर्भ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए संदर्भ देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका संदर्भ। यहाँ पे देखिए संदर्भ पहले। ठीक है, यह पद्य श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक, ठीक है ना, सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, सेकंड आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो अंडरलाइन किया गया है उसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या देखिए क्या है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि तुम यह बताओ कि उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए मधुकर शब्द का अर्थ क्या बताया गया है, मधुकर शब्द का अर्थ है भ्रमर। ब्रज की गोपियां उद्धव को भ्रमर अर्थात भौरे की उपमा देती हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया प्रश्न नंबर 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह अथवा में भी है, तो दोनों में से किसी एक ही का आंसर देना है। दूसरा आपको पद्यांश दिया हुआ है तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक ही को करना है, तो एक ही का आंसर हमने यहाँ पे बताया। देखिए क्या है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर, देख चुके हैं जिनके वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न आपका देख सकते हैं, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी आपसे संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो आपका अंडरलाइन है उसकी व्याख्या करनी है, और उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है। अब देखिए कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का संदर्भ है, 3 नंबर का अनुवाद है, टोटल 5 नंबर का प्रश्न ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं
क्या दिया हुआ है, एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः भवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ठीक है, यह आपका क्या दिया हुआ है, गद्यांश है। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग संदर्भ और हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे संदर्भ और हिंदी अनुवाद। यहाँ पे देखिए संदर्भ आपका क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अनुवाद क्या है इसको देखते हैं। देखिए क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, फारसी भाषा में कराया। यह इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें भी अथवा में है, आपको दिखाते हैं कि अथवा में कौन सा गद्यांश दिया हुआ है। चलिए उसको देखते हैं। अथवा में देखिए क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। अथवा में देखिए, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कर्तुम यशा यथा समयम नवाम विचारधारां स्वकरोति, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। एतस्यां गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं, तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम और आचार्य दृढ़ता चेती। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश है, इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, यह अथवा में है। अब देखिए कि प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ आपका 2 नंबर का, अनुवाद 3 नंबर का, टोटल 5 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतयति। और अथवा में आपसे कहा हुआ है, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न सोच्यति, किम नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। तो इन दोनों में से किसी एक ही का आंसर आपको परीक्षा में करना है। तो यहाँ पे हम आपको पहले का आंसर बता देते हैं, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो चलिए इसका संदर्भ देख लेते हैं। देखिए संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। समुद्र, यहाँ पे अनुवाद क्या है कि समुद्र के, यहाँ पे देखिए समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी है। ठीक है, यह आपका क्या है, यह आपका हिंदी अनुवाद हो गया। यह आपका क्या हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया। ठीक है, आई होप कि आप इतनी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यह आपकी परीक्षा में कितने मार्क्स का पूछा हुआ है, यह आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यह आपका सभी जिलों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना, यह आपका सभी जिलों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है ना, जैसे अब आपके जिला के लिए जो खंड काव्य चलता होगा उसी से जुड़े हुए प्रश्न का आंसर देना है। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर पूजा खंड काव्य। ठीक है ना, तो आपके जिला में जो चलता होगा उससे जुड़े हुए प्रश्नों का आंसर आपको देना है। और भी खंड काव्य हैं, आपको दिखाते हैं। अगला आपका है यहाँ पे देखिए जय सुभाष खंड काव्य, मातृभूमि के लिए खंड काव्य। फिर आपका है कर्ण खंड काव्य। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ण खंड काव्य। फिर करमवीर भरत खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य। यह सभी खंड काव्य हैं। आपके जिला में जो चलता होगा उसी से जुड़े हुए प्रश्न का आंसर आपको देना है, सभी प्रश्नों का आंसर आपको नहीं देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है उस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय 3 नंबर का, रचना 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो यह 5 नंबर का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इन तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देख लेते हैं। देखिए
आपको शॉर्ट में सबसे पहले जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे तो ऐसे आपको बना लेना है। इससे क्या होगा, अगर इतनी बातें आपको याद हैं तो इसकी सहायता से आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। आप किसी भी लेखक का, कवि का पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं, जिसमें आप किसका जीवन परिचय है, नाम, उनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, पिता का नाम, मृत्यु और कुछ प्रमुख रचनाएं। अगर इतनी बातें याद हैं तो आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। इसी बात को बस आप वाक्य बनाकर लिख देंगे, वही आपका जीवन परिचय हो जाएगा। देखिए, हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबरी शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, यानी पूजा पाठ करने वाली थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास के जिले की स तहसील में हुई। और आगे देखिए क्या है, और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इसके बाद आपका, और इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में, यहाँ पे देखिए, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी की। इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः यह मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, ठीक है ना, कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी जी के द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश के प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया, यानी इनकी मृत्यु जो है 1941 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे रचनाएं देखिए, तो शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं चिंतामणि तथा विचार विधि। ठीक है, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आलोचना इनका क्या है, यहाँ पे आलोचना रश्मि मानसा, त्रिवेणी, सूरदास। ठीक है, इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। तो यह था जीवन परिचय आपका रामचंद्र शुक्ल का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है आप सभी से। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे 6 का ख है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचना, 5 नंबर का प्रश्न है तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान का देखते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे करना है। ठीक है, यह चीज़ें आप सभी के लिए ज़रूरी हैं और सुंदर से इसको आप बिल्कुल सही लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का पहली निगाह जो है यहीं पे पड़ती है, या जो शॉर्ट में लिखा गया है इसी पे पहली निगाह पड़ती है। ठीक है, चलिए जीवन परिचय देखते हैं। यहाँ पे जीवन परिचय क्या है, देखिए, क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेद गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके पति के साथ राजनीतिक आंदोलन में भाग लेती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया। ठीक है, यानी पढ़ाई जो है क्या हो गई, छूट गई। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे यहाँ पे देखिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। ठीक है ना, राष्ट्र प्रेम पर इन्होंने क्या किया, कविताएं लिखने लगी। ठीक है, हिंदी काव्य जगत में ये ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविता के द्वारा लाखों भारतीय तरुणियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग हेतु प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो बसंत,
कविताएं तरुण तरुणियों में क्रांति की ज्वाला फूंकती रही। इन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या भी रही। सन 1948 ईस्वी में इनकी एक वाहन दुर्घटना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक प्रतिभा संपन्न कवित्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया गया। और समय ही मतलब कि समय से पहले ही इनका मृत्यु हो गया, यानी दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। ठीक है, रचनाएं क्या हैं? बिखरे मोती, त्रिधारा, मुकुल, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, 2 मार्क्स का प्रश्न यह है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका श्लोक। आपको अपने बुक से जो भी श्लोक याद होगा लिख सकते हैं। यहाँ पे एक श्लोक हमने लिखा हुआ है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 में 2 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 8 है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ज्ञानम कुत्र संभवति, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखर कः आसीत्। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला देखिए क्या है, ज्ञानम कुत्र संभवति। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। और क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृत मूलम अस्ति। यह आपका सेकेंड वाले का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न नंबर 9 पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और यह 9 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में है। पहला है आतंकवाद कारण एवं निवारण, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा मेरा प्रिय कवि और चौथा नारी सशक्तिकरण। तो चलिए इसमें वृक्षारोपण पे हम बात कर लेते हैं। और देखिए लिखना कैसे है समझिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले वृक्षारोपण तो रूपरेखा, उसमें प्रस्तावना या सभी हेडिंगें होंगी। वन महोत्सव की आवश्यकता, वनों की कटाई के कारण वनों के लाभ। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, भारत में निरंतर वनों की अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध कटाई की जा रही है। उसमें से आधे भी नहीं लगाए जा रहे थे, जिसके कारण वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा जुलाई माह में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको वन महोत्सव नाम इसलिए दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पेड़ लगाएं और एक दूसरे को पेड़ लगाने का लाभ बताएं। ठीक है, ये आपका प्रस्तावना हो गया। फिर आपको क्या लिखना है, वन महोत्सव का उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या है वन महोत्सव का। तो यहाँ पे देखिए वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि सभी जगह पेड़ पौधे लगाएं और वनों के सिकुड़ते क्षेत्र को बचाया जाए। वन महोत्सव सप्ताह में हमारे पूरे देश में लाखों पेड़ लगाए जाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से कुछ प्रतिशत ही पेड़ बच पाते हैं, क्योंकि इनकी देखभाल नहीं की जाती, जिसके कारण यह या तो जीव जंतुओं द्वारा खा लिए जाते हैं या फिर जल नहीं मिलने के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपका वन महोत्सव का उद्देश्य है। ठीक है, आगे के जो पॉइंट हैं इस बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे के जो पॉइंट हैं इस बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है, यहीं पे इसने क्या किया, इंड कर दिया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह करना है। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, आपको परीक्षा में एक और निबंध मैं बता देता हूं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, याद देखते हैं, अगर संभव होगा तो हम आप सभी को जरूर बताएंगे। ठीक है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इस बार जो है महाकुंभ पर, ठीक है ना, महाकुंभ पर आपको निबंध लिखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आप अच्छी तरह महाकुंभ पर बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। महाकुंभ, ठीक है ना, महाकुंभ पर बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इस पे निबंध आपको इस बार 99% चांसेज है कि आपको महाकुंभ पर निबंध लिखने को मिल सकता है। इसलिए इस निबंध को एक बार आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इस बार पूरी की पूरी संभावना है। ठीक है ना, तो इस निबंध को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब आपसे कुछ बातें हमने बताने के लिए बोला हुआ है, तो आइए उन बातों पर, उन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं जिन बातों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, किन किन बातों का आपको परीक्षा में ध्यान देना है, यह सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। पहली चीज़, आपको समय का ध्यान रखना है। क्या करना है, समय का ध्यान रखना है, यह सभी पेपर में ध्यान रखना है।
समय का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है ना, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ध्यान से समझिएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आंसर आप क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। लास्ट में क्यों? देखिए, आपने प्रश्न एक बार देख लिया, ट्रिक कर लिया, लेकिन मान लीजिए कुछ प्रश्न हों जो आपको नहीं आते हों सपोज, ठीक है, जिस पे आप बिल्कुल 100% है वह तो तुरंत कर लीजिए, लेकिन जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उन प्रश्नों को आप मान लीजिए आपके आसपास में आपका कोई दोस्त है, ठीक है, या किसी से पूछना है, तो आप पहले ही मत करिएगा कि नहीं चलिए सबको काला कर देते हैं। आप काला कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जब आप गोला भर देंगे तो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो उसको छोड़ कर रखिए, और अगर चांसेज बना आपका दोस्त है क्लास में कोई, तो अगर वह बताता है, थोड़ा हिंट कर देता है, तो आप उसको तब सही गोले को आप फिल करें, ताकि 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो। जिन प्रश्नों को आप अच्छी तरह जानते हैं उसको आप बिल्कुल फिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज अब समझिएगा, देखिए, अगर मान लीजिए आपको पहला बहुविकल्पी के बाद पहला प्रश्न क्या मिलता है, पहला प्रश्न मिलता है आपका, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, गद्यांश मिलता है। अब गद्यांश में आपको पहला प्रश्न रहेगा संदर्भ लिखने के लिए। तो संदर्भ में अगर आपको, मैं यह मानकर चल रहा हूं कि आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको एक संदर्भ याद रखना है, ठीक है ना। संदर्भ लिखने का जो तरीका होता है वह याद रखना है, और आपको बस यह ध्यान देना है कि वह जो गद्यांश दिया गया है उसके लेखक कौन है और किस लेसन से है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो अगल बगल अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया तो आप संदर्भ लिख देंगे, ठीक है ना। यानी खूब बढ़िया से संदर्भ हेडिंग डालिएगा और अच्छी तरह लिखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, व्याख्या में अगर व्याख्या आपको नहीं आती है तो जो अंडरलाइन किया गया उसकी व्याख्या कर रहा है, तो उसको या तो उसी को उतार दीजिए, या उसको अपनी भाषा में जो जिन जिन वर्ड का मतलब पता है उसके स्थान पे कोई और शब्द उससे मिलता जुलता लिख कर और उसको वहां पे लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका तीसरा प्रश्न भी पूछेगा तो वैसे उसमें भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या करना है कि कॉपी पे जब भी आप खींचते हैं, देखिए, तो आपको आगे पीछे नहीं लिखना है। आगे पीछे लिखने का मतलब क्या है, देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए इस पे खींचा गया है, इस पे देखिए यहाँ पे लाइनिंग किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यह लाइनिंग किया गया बच्चे द्वारा, और इधर भी लाइनिंग किया गया है, इधर भी देखिए यह लाइनिंग दिख रहा है, पिछले पेज पे किया गया तो यह दिख रहा है। तो आपको इसके बीच में ही लिखना है, इसके बीच में ही क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना, इसके बीच में ही लिखना है बस। और यह नहीं कि किसी में हम यहाँ तक लिख दिए और किसी में यहाँ पे खत्म कर दिए, नहीं, आपको बिल्कुल यहाँ तक पहुँचना है, इसके बीच में लिखना है। इससे फायदा क्या होगा कि इतना इधर छूट गया और इतना इधर, तो आपका पेज जो है अधिक होगा, ठीक है ना, आपका पेज अधिक खर्च होगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने अधिक आंसर लिखा हुआ है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपको जीवन परिचय लिखना है, तो मैं अधिक नहीं कह रहा हूँ, आपको 2-3 जीवन परिचय शॉर्ट में आपको पता होने चाहिए। शॉर्ट में कैसे, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड भी किया गया है और प्लेलिस्ट में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट से आप वहां से देख सकते हैं, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाली गई है, जहां पे आपको नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं, और जो शॉर्ट में हमने वीडियो डाला हुआ है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने डाला हुआ है। तो उस शॉर्ट वीडियो को आपको याद रखना है। यह सभी टिप्स आप सभी के लिए है परीक्षा पास करने के लिए, तो उन शॉर्ट वीडियो को याद रखना है। अगर शॉर्ट आप याद रखेंगे तो लॉन्ग में आप ऐसे पैराग्राफ में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, आप पहले प्रयास कीजिएगा कि जो 20 मार्क्स के आपके क्या हैं, 20 मार्क्स के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसमें गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय शॉर्ट में आप 2-3 याद रख लीजिए, 2-3 गद्य में और 2-3 पद्य में, आपका काम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका यह है कि यहाँ पे देखिए श्लोक लिखने के लिए, तो आप अपनी बुक से कोई भी 2 लाइन का श्लोक याद रख लीजिए, तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 श्लोक याद रखिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक ही याद करें और वही आपकी परीक्षा में आ जाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में पास करना बहुत ही आसान है, आपको छोटी छोटी बातों का बस ध्यान रखना है। संस्कृत में, जो हिंदी का संस्कृत है, उसमें जो वाराणसी चैप्टर है, ठीक है ना, वाराणसी चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जो हिंदी का जो गद्य है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर का जो ईर्ष्या वाला चैप्टर है, तो यह सभी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल का जो लेसन है, तो यह सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ कुछ लेसन को आप बस पढ़ना है और बिल्कुल आप अच्छी तरह अटेम्प्ट करके और अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको समय का ध्यान रखना है परीक्षा में, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत तेजी से खत्म होता है। तो यह सभी आप सभी के लिए टिप्स थे। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी विषयों की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। वह हिंदी हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश,
साइंस, सामाजिक विज्ञान सभी की वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।